Okay, question number 134 of 25, page number 74. A 25-year-old woman has cauliflower-shaped perennial lesion that are diagnosed as condyloma acuminata. The etiological agent is अच्छा, जब आपका condyloma acuminata आ जाएगा तो आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए, एक आना चाहिए ट्रेपोनीमा और एक आना चाहिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें बताई हुई हैं। कॉलीफ्लावर शेप जब आया, आपने आंखें बंद करके सोचना है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्डाइलोमा एसोमिनेटा आ गया तो वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 जो उसके टाइप्स हैं वो करती हैं। ठीक है, और जो ट्राइपोनीमा पैलेडिम है ये विच इज़ सिफिलिस, इट कॉजेज द कॉन्डाइलोमा लाटा और ये सेकेंडरी सिफिलिस में ये प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूनिका वेजाइनालिस इज डिराइव फ्रॉम, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ट्यूनिका वेजाइनालिस डिराइव फ्रॉम पेरिटोनियम। ठीक है, और ये कवर करता है फ्रंट और साइड्स और उस अपवर्ड। ठीक है, फ्रंट साइड और अपवर्ड इसको कवर करता है ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसके बाद आपको पता है कि जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है वो उसका क्या बनाता है। एक्सटर्नल ओब्लीक मसल जो है वो बनाता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, उस पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके बाद जो ट्रांसपैरेंस फेशिया है वो आपको पता है कि इंटरनल बनाता है, और इंटरनल ओब्लीक जो है वो उसका बनाता है, इंटरनल ओब्लीक इसका बनाता था स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टारिक फेशिया। ठीक है, इंटरनल ओब्लीक मेक्स द क्रीमेस्टारिक फेशिया एंड ट्रांसपैरेंस फेशिया मेक्स द इंटरनल फेशिया ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपोफिसेक्टमी डन विच सेल विल बी अफेक्टेड। हाइपोफिसेक्टमी, व्हाट इज हाइपोफिसेक्टमी? हाइपोफिसेक्टमी मतलब है कि उसका पिट्यूटरी ग्लैंड काट दिया है। अब एक बंदे का पिट्यूटरी ग्लैंड आपने काट दिया तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल सेल ऑफ थायराइड, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ पैराथायराइड, सेल्स ऑफ एडिनल मेडुला एंड द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रास। अच्छा, आपने जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सोचना है ना, तो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के निकलते हुए सारे हार्मोन्स के बारे में सोचना है कि कौन कौन से हार्मोन्स उसमें से निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, एडिनल मेडुला के बारे में और पेनक्रास के बारे में। ठीक है, पेनक्रास क्या है? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रास में से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। सेल्स ऑफ एडिनल मेडुला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ पैराथायराइड और चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड। ठीक है, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पीटीएच, पैराथ हार्मोन, और जो प्रिंसिपल सेल ऑफ थायराइड है वो थायराइड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पैराथायराइड है उसकी रेगुलेशन करता है कैल्शियम आयन। ठीक है, जो कैल्शियम आयन की स्टेटस होगा उसकी रेगुलेशन जो है वो उसको करेगी पैराथायराइड को। ठीक है, और इंसुलिन को जो है वो आपको बताया था फैक्टर्स के, काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि बॉडी में कौन कौन से, मतलब फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन आ गया है बॉडी में, या ग्लूकोज, मेन इसका ग्लूकोज फैक्टर है जो आएगा ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में तो आपका इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होगा। तो थायराइड इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये निकालेगा TSH। ठीक है, TSH निकालेगा और TSH जो है वो फिर आगे से थायराइड हार्मोन के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से T3 T4 जो है वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये आई होप समझ आ गया होगा। स्टैटिस्टिकल डाटा, ये तो हमने पढ़ के थक गए हैं कि भाई स्टैटिस्टिकल डाटा या कैटेगोरिकल डाटा जब भी आएगा तो काय स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं। अ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन 2 डिफरेंट पीपल, द रिसर्च रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस, इट मीन्स दैट इट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। अच्छा, नल हाइपोथेसिस ये होता है कि जिसमें हम कोई भी रिज़ल्ट पे नहीं निकल पाते। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस बना हुआ है कि इस चीज़ का ये रिज़ल्ट निकलता है, अगर ये दूसरा हाइपोथेसिस बना है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गया है, तो आपको पता है एक हाइपोथेसिस एकदम से नहीं बनता और बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिर उस पर हाइपोथेसिस बनता है। ठीक है, अब हम पिछले वाले हाइपोथेसिस को नए वाला हाइपोथेसिस नलिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उस हाइपोथेसिस को हम कैंसिल कर देंगे और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, उसमें जब देखें ना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, जब दो के दरमियान दो रिजल्ट जब ऑपोजिट एक दूसरे के होंगे और उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो नल हाइपोथेसिस होगा और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अ स्टडी डन ऑन अ वुमन हु यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग एंटीनेटल, ठीक है, 75 एंटीनेटल पीरियड, और टू स्टडी द अफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन बेबी वेट, विच टाइप ऑफ स्टडी इज़ दिस। अच्छा,
अब जब भी प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपको क्या बताता है, प्रोस्पेक्टिव आपको फ्यूचर के बारे में बताता है कि एक बंदी को हमने अल्कोहल दिया है और उसके बाद में हमने देखा है कि उसकी बॉडी पे बच्चे पे उसका क्या असर पड़ेगा, तो वो होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी आपको बताया था कि पास्ट में होती है। कोहोर्ट जो होती है 2 ग्रुप्स के दरमियान में होती है। केस कंट्रोल जो होती है वो होती है जब एक बंदे को डिजीज़ होती है और जो दूसरा डिजीज़ फ्री होता है। ठीक है, और कोहोर्ट के बारे में कहते हैं कि ये अक्सर जो है वो रिस्क फैक्टर्स और इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए होती है। उसके बाद कहते हैं कि अ प्लेयर हाइक टू माउंटेन हैविंग लो ऑक्सीजन एंड डेवलप डिस्निया द लाइकली इटियोलॉजी इज़। अच्छा, ये एमसीक्यू हम पीछे भी पढ़ लिया है कि इसमें क्या हो रहा है। लो ऑक्सीजन उन्होंने आपको क्वेश्चन में यहाँ से बता दिया, लो ऑक्सीजन हाइपॉक्सिया होगा, कि जो लो ऑक्सीजन की वजह से हाइपॉक्सिया हो रहा है वो हाइपॉक्सिया होगा। अनीमिक में आपको बताया था कि जब HB कम हो गया या उसके RBCs कम हो जाएंगे या उसका HB कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अनीमिक हाइपॉक्सिया हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया, उसमें जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड में टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रही, तो वो स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया हो गया। ठीक है, डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन, जब एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन कम हो गई, तो वो आपको पता है कि जब कोई किडनी का इशू चल रहा हो तो तब डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन होता है। और उसके अलावा जब पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वगैरह में भी डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन होता है, क्योंकि यार RBCs बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉडी कहती है हमारे पास बहुत RBCs हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है एरिथ्रोपोएटिन की। ठीक है, डिक्रीज परफ्यूजन और स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया ये एक ही चीज़ है। A lady suffering from CA breast undergo total mastectomy develop edema of right arm which of the following। अच्छा, ये वाला MCQ भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब उसने राइट आर्म की सर्जरी की है तो भाई साथ क्या हो गया, उसकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, इसमें आ गया है सीज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विद फटीग वीकनेस डिस्निया लैब शो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इंक्रीज पोटाशियम लेवल। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ये सारा कुछ जो है वो आपके माइंड में PTH आना चाहिए कि PTH का कोई मसला चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि रेज क्रेटिनिन एंड इंक्रीज PTH इज अ केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल ट्यूबुलर सिक्लोसिस, CRF, RCC, HCC। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है कि अच्छा ये हम बहुत बार MCQ पढ़ चुके हैं कि इसमें अब कह रहा है कि इंक्रीज PTH। इसका मतलब है कि बॉडी में PTH है, लेकिन असल में PTH का क्या काम होता है। PTH का काम होता है कि उसने फॉस्फेट के लेवल डिक्रीज़ करने हैं बाय यूरिनरी एक्सक्रीशन, और उसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है, उसने सीरम में ऑक्सीजन सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, ये उसके 2 काम होते हैं। अब उसका लेवल ज़्यादा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि किडनी का मसला है और जो कैल्शियम है उसमें किडनी जो है वो विटामिन D भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ भी नहीं रहा। इसलिए PTH जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करती। वो होती है क्रॉनिक रीनल फेलियर में, जब किडनी ने काम करना छोड़ दिया। एक्यूट रीनल फेलियर में इसलिए नहीं होता कि PTH पहले अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब बहुत टाइम हो जाए, जब आपको पता है कि क्रॉनिक कोई भी इंजरी हो जाए, तो उसमें PTH इररिस्पॉन्सिव हो जाएगा। उसके बाद आता है लेटरल रिलेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ विजाइना। तो लेटरल रिलेशन ऑफ उसमें होता है कि हमारे पास यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है। अच्छा, इसमें ना एक पिक्चर है वो मैं आपको शेयर करूँगी। उसमें ये है कि जो विजाइना होता है ना, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो विजाइना का अपर पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है यूरेटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये देखें, लेटरल अपर पार्ट इज़ रिलेटेड विद यूरेटर और मिडल पार्ट इज़ रिलेटेड विद लेवेटर एनाई एंड लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना इज़ रिलेटेड विद यूरोजेनिटल डायाफ्राम। और उसको पता है, आपको पता है उसके नीचे क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे एनस आ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड पे उसके लेटरल ईशोरेक्टल फोसा आ जाएगा। ये पिक्चर जो है ना, मैंने आपको शायद इस तरह की पिक्चर शेयर भी की हुई है। पिक्चर याद होगी दिमाग में, MCQ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आपसे। In the hookworm infection, the microscopic feature present on the peripheral slide will be। अच्छा, हुकवॉर्म क्या करता है, ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हुकवॉर्म क्या करता है। हुकवॉर्म जिसको हम कहते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, वो कहता है माइक्रोसिटिक अनीमिया करता है जैसे। ठीक है,
अनीमिया करता है बॉडी में। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अच्छा ये पूछ रहा है कि स्लाइड पे क्या शो होगा, हुकवॉर्म शो कैसे करेगा स्लाइड पे। उसकी जो स्पेक्टिकल शेप बायलोब न्यूक्लियाई, ठीक है, ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि उसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि आपके 2 न्यूक्लियस आपको नज़र आएंगे ऑन द स्लाइड, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट्स इन द मेल इज़, तो फंक्शनल का वर्ड पूछा है, ठीक है। फंक्शनल है हमारे पास डक्टस डेफरेंस और एपिडिडमस, ये दोनों इसके पार्ट्स होते हैं फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट्स इन द मेल, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें ये 2 चीज़ें बन जाती हैं। अ लेडी वर्किंग इन द रेडिएशन जोन, अच्छा रेडिएशन जोन उन्होंने आपको बता दिया क्या होगा, तो हमने बताया था कि जी जब रेडिएशन होती है तो वो हमारे डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है। तो डिवाइडिंग सेल हमारे स्टेम सेल्स हैं और जो कि हेमेटोपोइटिक हैं, जो कि सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे, और इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो रेडिएशन हमारे हेमेटोपोइटिक को अफेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें स्टेजेस मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एब्रेजन डीस्क्वामेशन होती है, फिर जो है वो ऑब्लिटरेंस आता है, और तीसरी स्टेज पे कोई ना कोई ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस हैं रेडिएशन एक्सपोजर की। उसके बाद आ जाता है कि पेशेंट वॉज प्रिस्क्राइब्ड विद एंटी हाइपरटेंसिव प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ कफ। अच्छा ये तो हमें याद है कि भाई एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल नोटोरियस है कफ के लिए, सी फॉर कफ याद कर लें और सी फॉर कैप्टोप्रिल याद कर लें, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रोटॉक्सिक डज नॉट कॉज द मैरो सुप्रेशन। अच्छा उसने आपको कहा है कि वो नेफ्रोटॉक्सिक है लेकिन उसका कैंसर के कंट्रोल में कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसमें सिस्प्लास्टिन भी हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड भी एंटी कैंसर ड्रग है, और प्रेडनिसिलोन जो है वो हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक है ही नहीं। तो पीछे रखती है साइक्लोस्पोरिन विच इज़ नॉट एंटी कैंसर ड्रग बट इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द प्रोनाउंस्ड बैड इफेक्ट ऑन किडनी। तो 76 हमारा आ रहा है कि साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, सिस्प्लास्टिन है। अच्छा अब साइक्लोस्पोरिन जो है वो हमारे पास कीमो की दवाई भी है, मेडिसिन है, कीमो की भी है, और ये नेफ्रोटॉक्सिक भी है। लेकिन जो इसने पूछा क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ किडनी इफेक्ट ऑन किडनी, ठीक है। अब इसमें साइक्लोस्पोरिन भी हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक है, और हमारे पास जो है सिस्प्लास्टिन भी नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। इसमें उसने पूछना चाहा होगा कि एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है, ठीक है। अब देखें इसमें लिखा हुआ है कि सिस्प्लास्टिन इज बोथ एंटी कैंसर एंड नेफ्रोटॉक्सिक। तो इस एमसीक्यू में कहीं ना कहीं मिसिंग है एंटी कैंसर, तो यहाँ पे एंटी कैंसर का पूछा होगा। अगर सिंपल नेफ्रोटॉक्सिक का पूछेंगे तो वो हमने पीछे अभी सिलेक्ट किया है कि वो साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है। ये वाले हमने इसमें सिलेक्ट किया था कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो नॉट एंटी कैंसर बट नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। आई होप ये आपको दोनों समझ आए होंगे इसमें क्या इशू है। ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनेफ्रल स्टिब्यूल, अच्छा क्रॉस सेक्शन कर दिया तो उसमें से आपको पता है कि सेमिनेफ्रल स्टिब्यूल में आपको क्या मिलेगा, डेवलपिंग स्पर्म्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई। तो इसमें है प्यूबोरेक्टाइलिस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, इलियोरेक्टस। अच्छा प्यूबोरेक्टाइलिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉकस, ये इलियोकॉक्सीजियस, ये तीनों जो हैं वो आपका लेवेटर एनाई बनाते हैं। लेकिन जो मेन आपका है प्यूबोकॉक्सीजियस, वो आपका लेवेटर एनाई का मेन मसल है, ठीक है। प्यूबोकॉक्सीजियस आपके लेवेटर एनाई का मेन मसल है, बाकी प्यूबोरेक्टाइलिस और इलियोकॉक्सीजियस ये सपोर्टिव होते हैं। तो इन तीनों को मिला के हम लेवेटर एनाई बोलते हैं, ठीक है। फाइजोस्टिग्मीन, जिसका कभी भी नाम सही बोलना नहीं आया, वॉट एवर लीड्स टू। अच्छा अब वो पूछ रहा है कि ये क्या मसला क्या करेगी बॉडी में, इंक्रीज कैटाकोलामीन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडल्ला, ठीक है। इसका जो है ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है कि ये करता क्या है, हमारे पास कैटाकोलामीन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है।
उसके बाद कहते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज द लिम्फोडीमा, दिस इज ड्यू टू, अच्छा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड द फाइब्रोसिस, और प्रोटीन रिच एक्यूमुलेशन हो जाती है। लिम्फोडीमा क्या होता है? प्रोटीन रिच एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, जो ब्लॉकेज करती है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में और फाइब्रोसिस में होती है। उसके बाद क्या है, जर्मिनल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जर्मिनल सेंटर्स हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड में भी होते हैं, ठीक है, और कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड में होते हैं, ठीक है, और इसमें जर्मिनल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? बी सेल्स करते हैं, और मेडल्ला ऑफ लिम्फ नोड जो है वो टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मेडल्ला टी सेल्स प्रोड्यूस करता है, कॉर्टेक्स का जर्मिनल सेंटर बी सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ ब्रोंकियाई विच इज़ स्मॉल बट डू नॉट हैव कार्टिलेज हैज़ अबंडेंट क्लारा सेल्स, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ ब्रोंकियाई विच इज़, वो जो है उसके पास क्या है? क्लारा सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप फीमेल वुमेन अंडरगो एब्डोमिनल सर्जरी 10 साल पहले उसने की थी, उसके बाद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा थॉट टू कॉज बाय हेपेटाइटिस बी, इट इज सेड दैट डीएनए एंड आरएनए वायरसेस आर ऑन्कोजिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस। अच्छा, उसने आपको ना यूजलेस सी बातें बता के ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। असल में वो पूछ क्या रहा है कि आरएनए वायरस कौन सा है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी आपको पता है कि डीएनए वायरस है, और वो कह रहा है आरएनए वायरस कौन सा है, तो आरएनए वायरस आपको पता है टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग आरएनए वायरस, ठीक है। इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है ह्यूमन HTLV, जिसको कहते हैं ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमा कॉजिंग वायरस विच इज़ आरएनए, ठीक है। ह्यूमन ये EBV ये भी डीएनए है, HPV ये भी डीएनए है, HSV ये भी डीएनए है, हेपेटाइटिस E ये आरएनए वायरस है, बट इट डज नॉट कॉज एनी कैंसर, ठीक है। ये करता है, आपको पता है हेपेटाइटिस E जो है वो जॉन्डिस वाली प्रेजेंटेशन होती है इसकी। इन क्रॉनिक रीनल फेलियर व्हाट अकर, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर जब हो गया है तो हमारे पास, हमने पीछे कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है वो हमारे पास अनीमिया करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था क्रॉनिक रीनल फेलियर अनीमिया कैसे करता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर हमारे पास इस तरह से अनीमिया करता है कि हमारे पास जो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी कहती है भाई अभी मुझे RBCs की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये हमें जो प्रेजेंटेशन है इसकी अनीमिया है, ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की। उसके बाद कह रहा है कि रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट ट्रू इज़, अच्छा MCQ नंबर 158 पे थे कि रिगार्डिंग द एरिथ्रोसाइट ट्रू इज़, तो रिगार्डिंग द एरिथ्रोसाइट ट्रू इज़, ये ट्रू है कि इनका सबसे पहले है हाइड्रोलाइज्ड इवन इन प्लेस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो ये इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये श्रिंक हो जाता है। प्रोड्यूस एनकारिन एक्सपेक्टेड एरिथ्रोसाइट को जो है वो सपोर्ट, और ये जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल साइटोस्केलेटन है जो उसको सपोर्ट करता है, डेट इज एनकारिन एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय RBCs, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय किडनी, ठीक है। किडनी में एक्सप्रेस होता है, वैसे ये प्रोटीन है, ये आपको पता है प्रोटीन जैसे फॉर्मेशन होती है जिसको ये साइटोस्केलेटल वैसे प्रोटीन बनती है, और ट्रांसक्रिप्शन और वट जो सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन प्रोडक्शन की वैसे बनती हैं और एक्सप्रेस बाय किडनी, ठीक है। और ये जो है बाद में जाके फिर ये, और ये सपोर्टिव रोल होती है एरिथ्रोसाइट्स का, ठीक है। और जब आपको पता है कि ये ना हो तो हमारे पास कौन सी डेफिशिएंसी होती है, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ाता है, RBC जब ज़्यादा प्रोडक्शन में होगा तो विस्कोसिटी उसको गाढ़ा कर देगा। यूज़ कार्बोहाइड्रेट एरोबिकली, नो इट यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स एनारोबिकली। सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्रेजाइल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो इट इज़ फ्रेजाइल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ प्रोटीन, इट इज़ नॉट फ्रेजाइल बट द ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्ट्स इट, ठीक है। इसकी जो प्रोटेक्शन है वो ग्लाइकोप्रोटीन करती है, उसको फ्रेजाइल नहीं करती। उसके बाद आता है RBCs इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसकी क्या होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसकी ये जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये श्रिंक हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने यूरिया डाल दिया है, व्हाट विल हैपन, तो ऑप्शन है नो चेंज इन श्रिंक, स्वेल और स्वेल एंड लाइज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इसमें ये श्रिंक होता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या कह रहे हैं, श्रिंक एंड लाइस, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई श्रिंक के बाद लाइस थोड़ी होता है, वो तो जब बहुत स्वेल हो जाता है
जब स्वेल हो जाता है फिर वो है वो उसकी लाइसिस होती है। तो ये श्रिंक एंड लाइस कैसे हो गया? उसने आरबीसीज को डाल दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो वो उसकी श्रिंकेज हो गई है, ठीक है। ब्लड जो जितना भी वो क्या कहते हैं फ्लूइड था वो बाहर निकल गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन था तो फ्लूइड जो है वो बाहर चला गया। जहाँ पे सॉल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है, तो वो और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि लाइस कैसे हुआ? लाइस इस तरह हुआ कि हमने जब यूरिया डाला तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो जब हाइपोटोनिक बना तो वो स्वेल हुआ और उसके बाद उसकी लाइसिस होगी, ठीक है। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जो है वो BRS फिजियोलॉजी खोलें, उसमें सेल पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो एक बॉक्स बने हुए हैं, 3 बॉक्स बने हुए हैं। उसमें जब वो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास 76। अब हमारा है पेज नंबर है 70।